नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 21 मई 2022 इवनिंग शिफ्ट का पेपर राजस्थान टेक्निकल हेल्पर प्री एग्ज़ाम हो गया है और हम इसके टेक्निकल पेपर का एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो में आपको दे चुका हूँ, उसे ज़रूर देखना। और इन दोनों शिफ्ट में जो नॉन टेक के क्वेश्चन आ रहे हैं उनका एक सॉल्यूशन वीडियो कल सुबह आपको मिल जाएगा। यानी हर दिन आपको पेपर के अकॉर्डिंग 3 वीडियो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम पेपर अगर होने वाला है ना, तो इन सभी एनालिसिस वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। इनसे एक निष्कर्ष निकलेगा और आप अपनी तैयारी उसी के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ओवरऑल रिपीट होते ही हैं। खैर, आज के इस पेपर की हम बात कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो अपने पास मिले हैं उनका भी अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कैसे हुआ, जिससे आपको मोटा मोटी आइडिया आ जाएगा कि पेपर किस तरह के पूछे जा रहे हैं। 21 मई 2022 सेकंड शिफ्ट यानी इवनिंग शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एक मॉर्निंग है, एक इवनिंग शिफ्ट है, 2 शिफ्ट में है। और निष्कर्ष या एनालिसिस हर बार की तरह वही है दोस्तों। टेक्निकल बहुत आसान आ रहा है और नॉन टेक ठीक ठाक है। जो 20 मई को पहले दिन जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ वो सबसे टफ था। बाकी आज की दोनों शिफ्ट में नॉन टेक अच्छा बता रहे हैं। राजस्थान जीके वगैरह भी ठीक है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। और आज इवनिंग शिफ्ट में कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, तो वो रिपीट वाले क्वेश्चन जो है वो हुए हैं डीसी थ्योरी वाले टॉपिक में से। सीरीज पैरेलल वाले जो टॉपिक है ना, उसमें से रिपीट हुए हैं। इसमें कैपेसिटर वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। मीटरों वाले क्वेश्चन, सेल वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे आज के पेपर में। यानी मोटा मोटी एनालिसिस और रिव्यू यही है कि थ्योरी आसान आ रही है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट माइंड रखें और आराम से करें, पॉजिटिव दिमाग रखें। देखो, सबसे पहले एक है ना, इस तरह से इंडिकेशन दिया हुआ था और पूछा कि ये किसका प्रतीक है। माय डियर, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का होता है। PMMC वाला भी याद रखना, U टाइप चुंबक और उसके बीच में मैग्नेट रखा होता है। ठीक है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का ये प्रतीक था। मुझे लगता है आपने इसका आंसर बहुत अच्छे से दिया है। आगे देखो, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम और 80 ओम के रेजिस्टेंस है। सभी के सभी सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। सवाल पूछा कि अधिक वोल्टेज किस पर मापित होगी। बहुत सिंपल है ना। श्रेणी क्रम में धारा का मान हमेशा समान होता है, यानी 10 ओम वाले में से भी उतनी ही धारा प्रवाहित होती है जितनी 80 ओम प्रतिरोधक में से प्रवाहित होती है। जनरली हमारे दिमाग में ये आता है कि उच्च प्रतिरोध में से तो धारा कम चलती है। माय डियर, जब सीरीज़ में आ जाता है तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो धारा सब में समान थी और वोल्टेज ड्रॉप के लिए फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू आर, यानी वोल्टेज उसी का हाई होगा जिसका R हाई हो। ठीक है, आपके इस क्वेश्चन का आंसर 80 ओम आएगा। ठीक है, जिसका अधिक वोल्टेज रेजिस्टेंस होगा उसी पर अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगा। विभवांतर का मात्रक पूछा भाई, इससे बड़ा आसान क्वेश्चन तो क्या आएगा, है ना। ये तो शुरुआत में ही आप सीख जाते हो जब ITI करते हो। अब तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, यूनिट पूछ रहे हैं ना। और इसके बाद में कह रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का पूछा। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का या तो ओम मीटर कर देना, और ओम सेंटीमीटर दे रखा है तो भी कोई बात नहीं, ये यूनिट बदल सकती है, वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में देखो कह रहे हैं कि सवाल पूछा था कि एडमिटेंस जो है वो किसका विलोम है। ठीक है, देखो एडमिटेंस जो है ना, इसको Y से दर्शाते हैं और Y बराबर 1/Z होता है, यानी ये इम्पिडेंस का विलोम होता है। आंसर में आपको क्या करना था? इम्पिडेंस करना था। अब आपके पेपरों में आ जाए तो ध्यान रखना, G जो होता है वो R के विलोमानुपाती है या विपरीत है, और X जो है वो B यानी रिएक्टेंस जो है वो ससेप्टेंस के होते हैं। एक्चुअल में क्या, ये 3 घटक होते हैं जो एक तरफ चलते हैं, 3 एक तरफ चलते हैं। Z
एक्स और आर ये तीनों तो एक है, वाई बी और जी ये तीनों एक है। तो जेड और वाई एक दूसरे के विलोम है, एक्स और बी एक दूसरे के विलोम है, जी और आर एक दूसरे के रिवर्स है यानी अपोजिट है। देखो 6 क्वेश्चन में पूछा कि बैटरी चार्ज करने के लिए बैटरी का पॉजिटिव किससे जोड़ें और बैटरी का नेगेटिव किससे जोड़ें। ध्यान रखना है बैटरी चार्जिंग तभी होती है जब सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्ट हो, यानी बैटरी का पॉजिटिव सोर्स के पॉजिटिव से और बैटरी का नेगेटिव जो होता है वो सोर्स के नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो बैटरी चार्ज होगी। और बैटरी से थोड़ा सा उस सोर्स की वोल्टेज हायर होनी चाहिए तब चार्ज होगा, अदरवाइज चार्ज नहीं होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के क्वेश्चन आसान ही थे, और या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो आपने पढ़ा वही आया, है ना। आपने ही पढ़ा भाई, मेहनत करी आपने, इसलिए आपको आसान लग रही है चीज़ें। देखो 7th क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग मीटर का प्रकार कौन सा है, इससे आसान क्या आएगा बताओ। तो इंटीग्रेटिंग में ऊर्जा मापी ऑप्शन कर सकते थे आप, या फिर किलोवाट घंटा ऑप्शन होगा, या KWH मीटर होगा। समझ गए आप, समाकलन बोलते हैं, 3 तरह के होते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, है ना, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग। और उसके बाद में देखो ये पूछा कि कौन सा इनमें से ऐसा है जो सेकेंडरी सेल नहीं है, और 2 ऑप्शन एक साथ थे, एक तो था शुष्क सेल और दूसरा था क्षारीय सेल। क्षारीय सेल जिसको एल्कलाइन सेल बोलते हैं, तो ये दोनों प्राइमरी सेल में आते हैं। ठीक है, शुष्क सेल और क्षारीय सेल है, दोनों प्राइमरी में आते हैं, दोनों एक साथ ऑप्शन में थे, ये भी करना था। 30 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोध है, 8 वोल्ट पर सोर्स के साथ मान लो श्रेणी संयोजित है। कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, टोटल रेजिस्टेंस बताइए। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन की केवल लैंग्वेज बनाने के लिए, मतलब सिर्फ थोड़ी सी लाइन बड़ी कर दें ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, और कोई पर्पज़ नहीं था। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध पूछा है तो 2 का मान दिया हुआ है ना, हमें तो कुछ नहीं करना, R1 + R2 करना था, बड़ा सिंपल है, उत्तर आ जाता। 30 + 12 करो 42, 42 ओम इसका उत्तर आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि थ्योरी बहुत आसान आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉन टेक भी आसान आ रहा है, रिपीट हो रहा है मोस्टली नॉन टेक। कल सुबह एक मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलेगी आज के 21 मई के दोनों पेपरों में जो भी नॉन टेक आया था उनका। साथ में मैं बता दूंगा कि 20 तारीख में क्या पूछा था, तो आप उसका डिफरेंस करके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो, 24 स्लॉट है, 24 ही कॉइल है, 3 फेज है, 4 पोल है। सबसे पहले तो ये बता दूं डबल लेयर वाइंडिंग हो गई। सवाल पूछा, कह रहे हैं कि प्रति फेज कॉइल का मान बताओ। देखो सिर्फ प्रति फेज ही पूछा है ना, तब तो देखो उत्तर बनेगा टोटल कॉइल बटे फेज। कुल कुंडलियाँ 24 है, 3 फेज है, तो प्रति फेज कॉइल कितनी होगी, 6। लेकिन अगर प्रति पोल प्रति फेज पूछा है ना, तब फॉर्मूला होता है टोटल कॉइल बटे फेज इंटू पोल या पोल इंटू फेज। ठीक है, तो इसमें 4 से गुना और कर देते, फिर उत्तर 2 आता। क्योंकि देखो मैं मानता हूँ बच्चों को क्वेश्चन पूरी लैंग्वेज से याद नहीं रहता, आप अपने हिसाब से उत्तर बताना। प्रति पोल प्रति फेज कुंडली अगर पूछी है तब तो 2 आएगा, प्रति फेज सिर्फ पूछा है तब आएगा 6, केवल प्रति पोल अगर पूछा है तब आएगा आपका 24 में आप भाग देंगे ना, सॉरी इसमें 6 नहीं, 24 में 3 का भाग देते हैं तो 8 आ रहा है, सॉरी भाई, कैलकुलेशन मिलान कर लिया करो, तरीका यही रहेगा। और अगर प्रति पोल पूछा है ना तो 24 कॉइल में 4 पोल का भाग दो, तब उत्तर 6 आएगा। तो किस में आपसे क्या पूछा गया, ये प्लीज़ आप थोड़ा सा क्रॉस मैच करवा लीजिए। आगे देखो क्वेश्चन पूछा कि पावर है 300 kVA और वोल्टेज है 30 किलोवोल्ट, बताइए सर्किट की करंट कितनी है। अब इस क्वेश्चन में तो कोई किसी को समस्या नहीं थी ना भाई, I = P/V का फॉर्मूला लगाओ। 300 kVA है और उसमें 30 kV का भाग दोगे, देखो kV से kV कटेगा, है ना, 10 उत्तर आ जाएगा। सॉरी 3 किलोवोल्ट लिखा हुआ है भाई, 3 किलोवोल्ट है तो फिर 100 एम्पियर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 300 kVA में 3 kV का भाग दोगे, 100 एम्पियर करंट का उत्तर आ जाएगा, और कोई बड़ा सवाल है नहीं। ऐसा कौन सा मीटर है
जो केवल डीसी पर काम कर रहा है, तो केवल डीसी पर काम करने वाले मीटर को पीएमएमसी बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। दोस्तों ये वो मीटर है जिसका आज तक 4 पेपर हुए हैं, चारों पेपरों में सवाल आए हैं। पीएमएमसी मीटर को ज़रूर पढ़ लेना। आज मॉर्निंग शिफ्ट में भी था पीएमएमसी का कोई क्वेश्चन, कल वाले दोनों में भी था। आगे देखो दोस्तों, पूछा कि कौन सा फिलामेंट सबसे कम ताप पर काम करता है। क्या क्वेश्चन पूछा कि कौन सा फिलामेंट सबसे कम ताप पर काम करता है। तो सबसे कम ताप पर फिलामेंट काम करने के लिए आएगा कार्बन, क्योंकि इसका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। बाकी टंगस्टन वाले जिनका है उनका 2300-2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। ठीक है, 13 क्वेश्चन करवा दिए ना। मोटा मोटी 20 से क्वेश्चन का एनालिसिस करवा देता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा, और इनमें से कोई रिपीट भी हो सकता है तो पढ़ लेना है ना। देखो 14वां क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफॉर्मर में नो लोड टेस्ट क्यों करते हैं। बहुत सिंपल है ना, इसके 2 उत्तर दिया करो, ध्यान रखना 2 उत्तर ना आए पेपर में तो। कई बार क्या होता है कि जो मेन आंसर होता है ना वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो एक तो आपको लोहे हानि ज्ञात करना, ये ठीक है, और लोहे हानि नहीं देना तो कई बार ऑप्शन देता है चुंबकन धारा ज्ञात करना, मैग्नेटाइजिंग घटक बोलते हैं अपन जिसको। इस मैग्नेटाइजिंग घटक को ज्ञात करना आप उत्तर लिख सकते हो। 15वां क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि यूँ दिया कि G अगर चालकता है और V अगर वोल्टेज है तो बताओ पावर कैसे ज्ञात करोगे। अब देखो पावर के लिए V²/R वाला फॉर्मूला लगाते होगे नहीं, और R के बराबर मैंने अभी बताया आपको कि 1/G होता है, तो क्या करोगे V² × G हो जाएगा। इसकी जगह 1/G रखोगे तो 1 यहाँ और G ऊपर, यानी V² × G, ये उत्तर करना था। ठीक है, कुल मिलाकर आसान आ रहा है, थ्योरी आप कर लोगे मुझे बताया। अच्छा आगे देखो, कह रहा है कि MPCB का पूरा नाम, भाई ये क्या था मेरे समझ नहीं आया। या तो MCCB का होगा, तो MCCB का पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, या फिर MCB का होगा तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, और क्या था, हाँ चलो बहुत है। और देखो इसमें क्या पूछा, हाँ प्लग एंड सॉकेट का एक डायग्राम दिया हुआ था, इस तरह से डायग्राम था ऐसे। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं प्लग एंड सॉकेट, और अगर पूरा लिखे तो ध्यान रखना मेल फीमेल बोलते हैं इनको। ठीक है, प्लग एंड सॉकेट दिया हो या फिर मेल फीमेल कॉन्टैक्ट, ये अगर ऑप्शन है तो ये भी करना था। और आगे पूछा कि आग और यांत्रिक आघात से सुरक्षित वायरिंग कौन सी है। मतलब आग भी नहीं लगे और यांत्रिक चोट से भी सुरक्षित है, तो माय डियर कंड्यूट से बेटर कौन हो सकती है। कंड्यूट वाला ऑप्शन ही करना है इसमें। ठीक है, और इसके बाद में देखो 2 और करा देता हूँ फटाफट। शुद्ध अर्धचालक को किस नाम से जानते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक को अपन इंट्रिंसिक बोलते हैं, और अशुद्ध होते हैं जो, उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। और जो दोस्तों 20वां क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा कि परम शून्य ताप जो होता है ना, जो कि 0 केल्विन होता है, ध्यान रखना, इस पर एक सेमीकंडक्टर किसकी भांति व्यवहार करता है। तो इसका उत्तर करना था अर्धचालक। दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन आज 21 मई इवनिंग शिफ्ट में, जो 5-5:30 बजे ख़त्म हुआ है पेपर, उसका ओवरऑल निष्कर्ष ये है कि टेक्निकल अच्छा आ रहा है, लेकिन वही बात है ना कि जो उसमें होश मत खो देना। टेक्निकल में गलत मत करिए आना, क्योंकि दूसरे बच्चे गलतियां नहीं करेंगे। आप टेक्निकल में अगर पिछड़ गए तो समस्या होगी। थोड़ा सा नॉन टेक पर ध्यान दे लो, मुझे लगता है नॉन टेक अगर अच्छे से कर गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। वीडियो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल से नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरह के कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत धन्यवाद।